हाय फ्रेंड्स, मैं बबुल नायक आप सभी को मेरे चैनल बीन अकाउंटिंग पर मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 5 को आगे बढ़ाने वाला हूं, जिसके अंदर एक लेक्चर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिए थे। आज मैं स्वाध्याय के क्वेश्चन नंबर 8 करने वाला हूं। ये क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में पूछा जा चुका है और 8 नंबर में पूछा जा चुका है। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देखना, बोर्ड के एग्जाम में ये साल आ भी सकता है। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ आपके पास बुक से, आप बुक से क्वेश्चन देख लीजिए कि आभा और वीणा 2:1 के प्रमाण में लाभांश बांटने वाले साझेदार है। 31/3/2017 के दिन उनकी पेड़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार थी और आपको पक्की तलपट पूरा दिया हुआ है। ओके, पूरा पक्की तलपट दिया है जिसके अंदर संपत्ति पूंजी दायित्व और संपत्ति लेना दिया हुआ है और कुछ समायोजन दिया है। नीचे ऐसा लिखा है कि उन्होंने तारीख 1/4/2017 से रुसिल को नए साझेदार के रूप में निम्नलिखित शर्त से प्रवेश दिया। मतलब इन्होंने क्या किया, रुसिल को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया, फिर कुछ समायोजन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये काम करने के लिए 4 खाता बनाना होता है। पहला पुनर्मूल्यांकन खाता, दूसरा साझेदारों के पूंजी खाता, तीसरा रोकड़ खाता और चौथा नया आर्थिक चिट्ठा, प्रवेश के बाद की नया आर्थिक चिट्ठा। मतलब 4 खाता बनाना होता है, मैंने खाता बना लिए। साझेदार की पूंजी खाते में जो पुराने साझेदार कौन थे, आभा और मीणा थे, और नए साझेदार कौन है, रुसिल है। और पूरा अनुपात क्या दिया हुआ है कि आभा और मीणा 2:1 के प्रमाण में लाभांश बांटने वाले साझेदार है। आपको पूरा अनुपात दिया हुआ है। ओके, चलिए क्वेश्चन समायोजन से स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप खाता बनाने से पहले शेष आपको लेकर आ जाना है। शेष कौन से खाते के आएंगे, तो पुनर्मूल्यांकन खाते की कोई शेष नहीं होता है या आर्थिक चिट्ठी की कोई शेष नहीं होता है। तो शेष किस का होता है, एक तो पूंजी का शेष लेकर आ सकते हैं, रोकड़ का शेष लेकर आ सकते हैं। रोकड़ को हम रोकड़ और बैंक खाता भी लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो पूंजी कहीं पे लिखा है, तो हाँ देखो पूंजी दायित्व में सबसे पहला ही एंट्री पूंजी खाता का दिया हुआ है। किस पक्ष में होता है, तो ऑलवेज आपको ध्यान रखना जो पूंजी दायित्व होता है, पूंजी दायित्व ये होता है जमा पक्ष होता है, वो संपत्ति लेना जो होता है वो उधार पक्ष होता है। लेकिन लिखा नहीं जाता है और बाकी सब क्या होते हैं, पहले उधार होता है फिर सेकंड जमा होता है, पहले उधार होता है फिर जमा होता है, पहले उधार होता है फिर जमा होता है। लेकिन इससे उल्टा होता है, पहले पूंजी दायित्व में जमा आता है फिर संपत्ति क्या होता है, उधार होता है। तो देखो पूंजी दायित्व पक्ष में आभा का 80,000 और मीणा का 60,000 दिया हुआ है। पूंजी दायित्व में कौन सा पक्ष हुआ, जमा पक्ष हुआ। तो पूंजी दिया है इसलिए पूंजी खाते के जमा पक्ष में मैंने लिखा शेष आगे लाए। क्या आगे लाए, शेष आगे लाए। आभा का कितने रुपए दिया है, 80,000 रुपए। वीणा का कितने रुपए दिया है, 60,000 रुपए। समझ में आया। दूसरा कौन सा शेष लेना है, हर क्वेश्चन में शेष ले ही लेना है। और दूसरा कौन सा शेष मैंने बोला था, रोकड़ बैंक खाते की। देखो संपत्ति लेना पक्ष में रोकड़ बैंक 2000 लिखा हुआ है, इसलिए मैंने रोकड़ खाते के उधार पक्ष में, संपत्ति लेना में कौन सा पक्ष, उधार या जमा होता है, तो उधार होता है, तो उधार पक्ष में लिखा कि शेष आगे लाए। कितने रुपए शेष आगे लाए, तो 2000 रुपए। आया समझ में। आप बोर्ड के एग्जाम में बस इतनी एंट्री दे दो, आपको 1 नंबर मिल जाता है। खाता बना के दिया आपने, इतनी एंट्री दे दी ना, 1 नंबर। 8 में से 1 नंबर तो ऐसे ही फिक्स हो गया, जो हर स्टूडेंट हर क्वेश्चन में लेकर आ सकता है। समझ में आया। चलिए अब समायोजन रीड करते हैं। पहला समायोजन ऐसा बोला है कि रुसिल 1 लाख पूंजी के रूप में और 24,000 ख्याति पेटे रोकड़ लाएगा। ओके, यहाँ पे दो दिया है, एक तो रुसिल क्या लाएगा, पूंजी 1 लाख रुपए लाएगा और 24,000 ख्याति रोकड़ लाएगा। तो सबसे पहले ख्याति को भी रहने देते, सबसे पहले पूंजी की एंट्री हम दे देते। मैंने पूंजी खाते के रूल्स बोला था, यदि साझेदार लेकर आता है या साझेदार को प्राप्त होता है या साझेदार को लाभ होता है, तो कहां पे लिखेंगे, पूंजी खाते के जमा पक्ष में। यदि साझेदार ले जाता है, नहीं तो साझेदार किसी को दे देता है, नहीं तो साझेदार हामी होता है, तो कहां लिखेंगे, पूंजी
अब सेकेंड एंट्री देना है। पूंजी कैसे लाया? रोकड़ में लाया, तो सेकेंड एंट्री हमको कहां पे देना है? रोकड़ खाते में देना है। अब प्रश्न आ जाता है कि उधार पक्ष में देंगे या जमा पक्ष में देंगे? रूल्स तो पता है ना रोकड़ खाते का, कि आए तो उधार, जाए तो जमा। तो रोकड़ खाते में क्या हो रहा है? कंपनी में क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है या जा रहा है? रुस्तिल पैसा 1 लाख रुपए लेकर आएगा तो कंपनी में क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। आए तो उधार, उधार पक्ष में मैंने 1 लाख रुपए लिखा है, 1 लाख रुपए आया, तो कौन लेकर आया? तो रुस्तिल लेकर आया। तो यहाँ पे लिख दिया रुस्तिल की पूंजी खाता। इन शॉर्ट में आ लिख दिया, समझ जाना। ओके, रुस्तिल लेकर आया इसलिए उसने लिख दिया आर की पूंजी खाता, रुस्तिल की पूंजी खाता। 2 एंट्री हो गया, हो गया ना? समझ में आया? ओके, अब पूंजी के बाद क्या बोला है? 24,000 ख्याति पेटे रोकड़ लाएगा। अब ख्याति का है हमको बांटना है। हमेशा हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ख्याति हमेशा पुराने साझेदार को पुराने त्याग के अनुपात में बांटा जाता है। किसको बांटा जाता है? पुराने साझेदार को। कौन सा अनुपात में बांटा जाता है? तो त्याग के अनुपात में बांटा जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले त्याग का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो त्याग का अनुपात निकालने का फॉर्मूला आपको पता है ना? ओके, त्याग इक्वल टू पुराना भाग माइनस नया भाग, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। पता चला? यहाँ पे त्याग का अनुपात निकाला, त्याग इक्वल टू क्या है? पुराना भाग माइनस नया भाग। तो हमारे पास दोनों भाग होना चाहिए, पुराना भाग भी होना चाहिए, नया भाग भी होना चाहिए। जब हमने क्वेश्चन रीड किया कि आभा और वीणा का अनुपात कितना था, आपने देखा होगा क्वेश्चन रीड किया तो 2:1 था। ये कौन सा अनुपात है? तो पुराना अनुपात है। कौन सा अनुपात है? पुराना अनुपात है। ओके, और समायोजन में छठा समायोजन लिखा है कि तीनों साझेदार का नया लाभ आने का प्रमाण 2:1:2 है। नया अनुपात कितना है? 2:1 और ये 2। ये 2 किसका है? तो जो नया आया, नया कौन आया? तो रुस्तिल का है। पुराना कितना है? 2:1, नया कितना है? 2:1:2। ओके, तो त्याग का अनुपात सबसे पहले आभा का निकालते हैं। तो आभा के लिए पूरा भाग कितना है? तो 2 है। कितने में से? तो 3 में से। समझ में आया? नया कितना है? तो 2 है। माइनस करेंगे, 2 है, तो कितने में से 2 है? तो 2 1 3 2 5 में से 2 है। समझ में आया? ऐसे क्रॉस गुना कर देंगे, 5 गुना 10, 3 गुना 6, आगे 5 दिया 15, तो 10 में से 6 गया तो 4 आगे 15। ये किसका निकाला हमने? आभा का निकाले। अब किसका निकालेंगे? वीणा का निकालेंगे। अब वीणा का भी पुराना कितना है? 1/, टोटल कितना है? 3, माइनस नया कितना है? 1/5। समझ में आया? अब क्रॉस गुना करेंगे तो 5 एकम 5 माइनस 3 एकम 3 डिवाइड बाई 15, तो 5 में से 3 गया तो 2/15। अब हमको अनुपात निकालना है, त्याग का अनुपात। तो त्याग का अनुपात यहाँ पे क्या निकला? 1 का 4, 1 का 2, तो कट कर सको तो 2 एकम 2, 2 गुना 4, मतलब त्याग का अनुपात कितना आ गया? 2:1। त्याग का अनुपात कितना आया? 2:1। ना कट करो तो भी चलेगा, आप 4:2 बोल सकते हो। ओके, अब 2:1 आ गया। अब ख्याति की अमाउंट कितना था? तो ख्याति की अमाउंट 24,000 दिया है, तो 24,000 को 2:1 में बांटना पड़ेगा। 24,000 को क्या करना पड़ेगा? तो 2 और 1 में बांटना पड़ेगा। ओके, तो 2:1 में बांटो, कैलकुलेटर में बांटना आता है ना, 2 में बांटेंगे तो कैसे लिखेंगे? कि 24,000 इनटू पहले का भाग कितना है? 2, कितने में से? तो 3 में से। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16,000 आ जाएगा, और एक भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 8,000 आ जाएगा। ओके, कैलकुलेटर में आप कैलकुलेशन करना। ओके,
एक को 16,000 मिलेगा और एक को कितने मिलेगा, 8,000 मिलेगा। पैसा कैसे लाया, तो रोकड़ में लाया। तो यहाँ पे कौन सा खाता लिखेंगे, रोकड़ खाता। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि ख्याति के पैसा है, ब्रैकेट में मैंने ख्याति लिख दिया। आप लिख सकते हो कि अमाउंट किसकी है, तो ख्याति की है। आया समझ में। अब ये ख्याति का पहला रोज नामचा हुआ। अब दूसरा रोज नामचा लिखना है। जाहिर सी बात है, रोकड़ में लेकर आया तो सेकंड रोज नामचा में आ जाएगा रोकड़ खाते में। अब रोकड़ खाते में उधार पक्ष में आएगा या जमा पक्ष में आएगा, रूल्स तो आपको पता है, आए तो उधार जाए तो जमा। तो यहाँ पे 24,000 क्या होगा, पैसा आ रहा है या जा रहा है, राइट, पैसा आ रहा है। आए तो उधार, तो उधार में मैंने लिखा 24,000। तो 24,000 एक किसका पैसा है, तो उससे लेकर आया। किस लिए लेकर आया, तो ख्याति के लिए। तो ख्याति की प्रीमियम खाता, ख्याति के कौन से खाता, प्रीमियम खाता। ओके, ओनली ख्याति खाता लिख सकते हो, नहीं ख्याति के प्रीमियम खाता लिख सकते हो। आया समझ में। कितने रुपए लगाया, 24,000। तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिए, 24,000। देखो पूंजी की हमने 2 एंट्री दे दी, 1 लाख 1 लाख की। ख्याति की 2 एंट्री दे दी, लेकिन ख्याति के एंट्री काउंट करने के हमको क्या करना पड़ा, कैलकुलेशन करना पड़ा, क्योंकि ख्याति हमेशा त्याग के अनुपात में बांटा जाता है। आया समझ में। चलो अब समायोजन में रीड करता हूं दूसरा, समायोजन नंबर 2। समायोजन नंबर 2 में ऐसा लिखा है कि जमीन मकान 17,000 से बढ़ानी है। जमीन मकान कितने से बढ़ाना है, 17,000 से बढ़ाना है। तो पहले आप संपत्ति लेना में देखो, जो आपको पक्की तलपट है ना, पक्की तलपट की संपत्ति लेना ही है। तो संपत्ति लेना में देखो कि जमीन मकान दिया कितना है, तो देखो जमीन मकान 72,000 का दिया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा संपत्ति लेना में कि जमीन मकान 72,000 का दिया है, प्लस उसमें वृद्धि करना है। जमीन मकान हमारे संपत्ति है ना, इसलिए हमने संपत्ति में लिखा कि जमीन मकान 72,000 दिया है और उसमें 17,000 से वृद्धि करना है। 72,000 में 17,000 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 89,000 हो जाएगा। पता चला, पहला एंट्री मैंने दिया जमीन मकान में वृद्धि कितने रुपए, 17,000 रुपए। तो 72,000 प्लस 17,000 कितना हो गया, 89,000। ये पहला एंट्री हुआ। अब दूसरा एंट्री देना है। अब जमीन मकान से वृद्धि होने से कंपनी को क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ, राइट, लाभ हुआ। लाभ हुआ तो हम कहां पे लिखेंगे, मैंने बोला था यदि पुनर्मूल्यांकन से नुकसान हो तो पुनर्मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में, पुनर्मूल्यांकन से लाभ हो तो पुनर्मूल्यांकन खाते के जमा और लिखना है। तो यहाँ पे जमीन मकान 17,000 बढ़ानी, मतलब पुनर्मूल्यांकन से यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो कहां पे लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाते के जमा और लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा जमीन मकान खाता कितने रुपए वृद्धि हुआ, तो 17,000 वृद्धि हुआ। तो यहाँ पे एंट्री हम कितने रुपए का देंगे, तो 17,000 रुपए का देंगे। आया समझ में। नहीं तो इन शॉर्ट में आपको एक शॉर्टकट भी बता सकूं कि आप ध्यान रखना, जब पुनर्मूल्यांकन के असर देना हो, प्लस आएगा सेम साइड, जैसे एक इस ओर लिखना था, प्लस आया तो इसी ओर लिखना। ओके, यहाँ पे माइनस होता तो हमें क्या करता, अपोजिट, मतलब इस ओर होता तो मैं कहां पे लिख देता, इस ओर लिख देता। लेकिन उससे बेटर समझने के लिए मैंने क्या बोला है, यदि लाभ होता हो तो जमा, हानि होता हो तो उधार। संपत्ति में वृद्धि होने से कंपनी को लाभ होगा, लाभ होगा तो यहाँ पे कहां पे लिख दिए, जमा में लिख दिए। ओके, चलिए तीसरा समायोजन। तीसरा समायोजन ऐसा लिखा है कि यंत्र की कीमत 32,000 तक घटाना है। यंत्र की कीमत घटाना है, कितने तक घटाना है, देखो यहाँ पे बोला है कि 32,000 तक घटाना है, बट यंत्र की प्राइस कितना है 40,000 है। यंत्र की प्राइस फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये कोई यंत्र है, इसकी प्राइस 40,000 है। तो आपको घटाना है, कहां तक घटाना है, तो 32,000 तक घटाना है, उससे नीचे घटा नहीं सकते। तो 32,000 तक मींस उसमें घटाया हमने कितना हजार है, 8,000 घटाया। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे पास एक चौक है जिसकी प्राइस 10 रुपए,
इसमें मैंने कितने रुपए कम किए, तो 2 रुपए कम किए। सेम यहाँ पे 32,000 तक घटा सकते हैं, मतलब घटाया हमने कितना है 8,000 घटाया है। कैसे 8,000 कैसे पता चला ना, यंत्र की कीमत था 40,000 और बोला है आपको कि 32,000 तक घटाना है, 32,000 से नीचे हम घटा नहीं सकते। तो 40,000 से 32,000 तक लाने में कितना घटाना पड़ेगा, तो 8,000 घटाना पड़ेगा। तो मैंने लिखा सबसे पहले संपत्ति में कि यंत्र था कितना 40,000 का, माइनस उसमें कमी कितने रुपए की हुआ, तो 8,000 की कमी हुआ और बचा कितना, तो 32,000 रुपए बचा। आया समझ में, 8,000 क्यों कमी करना है। ओके, अब यंत्र में कमी होने से कंपनी को क्या होगा, लाभ होगा कि नुकसान होगा, राइट, नुकसान होगा। तो नुकसान कहां पे लिखेंगे, तो नुकसान पुनर्मूल्यांकन खाते के किस पक्ष में लिखेंगे, उधार पक्ष में। तो उधार पक्ष में मैंने लिखा कि यंत्र खाता कितने रुपए कमी हुआ, 8,000 कमी हुआ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8,000। नहीं तो इन शॉर्ट मैंने बोला था प्लस हो तो सेम साइड, माइनस हो तो अपोजिट साइड। देखो इस तरफ हमने माइनस किया ना सेकंड ओर, ओके, माइनस किया तो अपोजिट साइड मींस ये बदले में इस तरफ मैंने लिखा, मतलब पहली ओर लिखा, देखा। ओके, ऐसे ना करना हो तो कमी हुआ तो कमी की एंट्री हमने दी, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अब तीसरा, देनदार पर 10% डूबत ऋण अनामत रखनी है। देनदार पर कितने % डूबत ऋण अनामत रखना है, 10%। तो सबसे पहले देखो संपत्ति लेना में देनदार कितना दिया है, तो देनदार 24,000 दिया है। तो मैंने लिखा कि देनदार 24,000 रुपए माइनस डूबत ऋण कितना बोला है, 10% बोला है। तो 24,000 का कैलकुलेटर में 10% करोगे तो कितना आएगा, 2400 आएगा। 24,000 में से 2400 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 21,600 बचेगा। पता चला, पहला एंट्री पता चला। आपको बोला है देनदार पर 10% डूबत ऋण अनामत रखना है, तो देनदार था कितना 24,000 और उसमें 10% डूबत ऋण बोला था, तो 24,000 का 10% 2400 हुआ। 24,000 में से 2400 माइनस करने पर 21,600 आ गया। ये क्या हुआ, पहला एंट्री हुआ। अब इसकी सेकंड एंट्री देना है, पैसा डूब रहा है तो क्या होगा, लाभ होगा कि नुकसान होगा, तो क्या होगा, नुकसान होगा। तो हमको कहां पे लिखना है, नुकसान में लिखना है। तो नुकसान में मैंने लिखा कि डूबत ऋण। अब मुझे अमाउंट बताओ कि अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट कितना आएगा। देखो पहले से हमको डूबत ऋण अनामत 2,000 पहले से ऑलरेडी दे दिया, मतलब पहले से नुकसान कितना दिखा चुका है, तो 2,000 दिखा चुका है। लेकिन एक्चुअल में डूबत ऋण हो कितना रहा है, तो 2400 हो रहा है, मतलब नुकसान 2400 हो रहा है। लेकिन बुक में पहले से दिखा कितना चुका है, 2,000 दिखा चुका है। तो अब लिखना बाकी कितना है, तो 400 की एंट्री लिखना बाकी है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 400, मतलब 2400 अभी हुआ, लेकिन उसमें से 2,000 का एंट्री हम दे चुके हैं। बचा कितना, तो 400। तो हमने कितने की एंट्री दे दी, 400 की एंट्री दे दी। आया समझ में देनदार वाला, आया ना, पक्का, ओके। देन एंट्री नंबर 5, नहीं चुकाए बिजली बिल के 1100 का प्रावधान करना है। नहीं चुकाए बिजली बिल, हमारा संपत्ति है कि दायित्व है, मुझे पहले बता दो, बिजली बिल चुकाया है कि नहीं है। अब बिजली बिल चुकाना हमारा संपत्ति या दायित्व है, ऑब्वियसली दायित्व है क्योंकि बिजली बिल हमको चुकाना ही पड़ेगा, हमने चुकाया नहीं है। तो मैंने दायित्व के पक्ष में लिखा, ये कुंजी दायित्व है ना, दायित्व के पक्ष में कुंजी के लिए थोड़ी जगह छोड़ के नीचे लिखा चुकाना शेष बिजली बिल, ओके। चुकाना शेष बिजली बिल, कितने रुपए चुकाना शेष है, तो 1100 का प्रावधान करना था, तो मैंने 1100 लिया। बिजली बिल हमने चुकाया है, हमारे क्या है वो दायित्व है, तो मैंने क्या लिखा, दायित्व में लिख दिया। अब पहला एंट्री है, अब बिजली बिल चुका है तो कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, राइट, लॉस होगा। तो लॉस हम कहां पे लिखते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में लिखते हैं। तो उधार पक्ष
कितने रुपए? तो 1100 रुपए। आया समझ में? डाउट है किसी को? यदि मेरी हिंदी राइटिंग समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इसमें क्या लिखा है, मैं आपको जरूर बता दूंगा। ओके, 5 समायोजन तक हमने कर लिए। छठा समायोजन में तीनों साझेदार का नया लाभ आने का प्रमाण दिया है। तो नए लाभ आने का प्रमाण सब तो हमने त्याग का अनुपात निकाल दिया, बस इस नए अनुपात से हमको कोई दूसरा और मतलब है नहीं। तो आप देख लो, पहले कोई एंट्री में डाउट होगा पूछ सकते हो मुझे। ओके, नहीं तो हमने क्या किया, समायोजन हर समायोजन की 2 एंट्री होती है वो हमने दे दी। अभी सिंगल एंट्री देना बाकी है, बस देख लो आप तब तक। उसके बाद हम सिंगल एंट्री देना, आपको मैं 1 मिनट देता हूं, देख लीजिए फटाफट। ओके, इसमें से हम अब क्या करते हैं, सिंगल एंट्री देते हैं। चलिए, सिंगल एंट्री में सबसे पहले क्या करते हैं, पूंजी दायित्व में जितने लिखा हुआ है उसका सिंगल एंट्री दे देते हैं। सिंगल एंट्री में चलो दूसरा जॉब यूज करता हूं, पता चले कौन सा सिंगल एंट्री है। तो सबसे पहले पूंजी दायित्व में पूंजी खाता लिखा है, जिसकी एंट्री हमने पहले से ऑलरेडी दे दी है, पूंजी खाता। ओके, उसके बाद सामान्य अनामत, जितनी प्रकार का अनामत या फंड हो उसको क्या किया जाता है, तो लास्ट में साझेदार के बीच बांटा जाता है। ये हमने थियरी में पढ़ा है। कौन सा अनुपात में बांटा जाता है, तो लाभ हानि खाते के पुराने अनुपात में बांटा जाता है। तो आभा और बीड़ा के पुराना अनुपात कितना है, तो 2 और 1 है। अब सामान्य अनुपात दिया कहां पे है, तो पूंजी दायित्व पक्ष। पूंजी दायित्व पक्ष का मीनिंग क्या हुआ, जमा पक्ष होता है, इसलिए साझेदार की पूंजी खाते के जमा पक्ष में सामान्य अनामत हमने लिखा। सामान्य अनामत बांटना है, तो सामान्य अनामत, तो सामान्य अनामत दिया कितना है, 18,000 है। उसको 2 1 मींस 2 और 1 में बांटने के तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर में आप बांट लो, नहीं तो नॉर्मली माइंड तो यूज कर सकते हम लोग। तो बांटने पर कितना आ रहा है, 12,000 और 6,000। तो मैंने लिख दिया आभा में 12,000 रुपए और मीणा में 6,000 रुपए। कौन सा अनुपात में बांटे, तो पुराना अनुपात कितना था, तो 2:1 था। तो हमने 18,000 को 2:1 में बांट दिया। सिंगल एंट्री है तो एक ही एंट्री होगा। फिर कारीगर मुआवजा अनामत, अकस्मात मुआवजा अनामत होता है। अब दिया कितना है, 4500। लास्ट में बचे तो क्या करना है, साझेदार के बीच बांट देना है। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कारीगर अकस्मात मुआवजा अनामत कितने रुपए दिया है, तो 4500 दिया है। 4500 को 2:1 में बांटो तो कितना आ जाएगा, तो 3000 और 1500। ओके, आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये बांटने के लिए आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना पड़ेगा, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आपको आ जाएंगे। फिर विनियोग अनामत, विनियोग अनामत भी क्या किया जाता है, साझेदार के बीच बांटा जाता है। कितना है, तो 1500 में, तो लिखा मैंने विनियोग अनामत। ओके, विनियोग अनामत है कितने, 1500 है। 1500 को बांटने के लिए कितना आ जाएगा, तो एक का 1000 और एक का 500 आ जाएगा। ओके, उसके बाद लेनदार। लेनदार क्या है, दायित्व पक्ष में लिखा है, दायित्व होता है, इसलिए दायित्व में मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि लेनदार दिया कितना है, तो 28,000 रुपए दिया है। लेनदार के साथ आता क्या है, देनी हुंडी। तो देनी हुंडी भी पूंजी दायित्व में गई, तो पूंजी दायित्व में ही लिखना है कि देनी हुंडी। देनी हुंडी दिया कितना है, तो 12,000 का दिया हुआ है। आया समझ में? डाउट है सिंगल एंट्री? देखो, पूंजी दायित्व पक्ष हमने सिंगल एंट्री दे दिया है। अब संपत्ति लेना पक्ष का। अब संपत्ति लेना में पहला क्या दिया हुआ है, ख्याति दिया हुआ है। एक चीज अच्छे से समझना, जो समायोजन का ख्याति था वो ख्याति कौन लेकर आया था, तो ऋषि लेकर आया था, इसलिए उसको कौन सा अनुपात में हमने बांटा, त्याग के अनुपात में। लेकिन पक्की तलपट में मतलब पहले से 18,000 रुपए ख्याति हो तो इसको क्या किया जाता है, साझेदार के बीच बांटा जाता है। लेकिन कौन से अनुपात में बांटा जाता है, पुराने अनुपात में बांटा जाता है। ओके, तो इस 18,000 ख्याति को हम बांटेंगे, कौन सा अनुपात में बांटेंगे, तो पुराने अनुपात में बांटेंगे। किस ओर दिया है, तो संपत्ति लेना के उधार पक्ष में दिया है ना, उधार पक्ष में, तो यहाँ पे उधार पक्ष में बांटेंगे।
लिखा मैंने ख्याति, कितने रुपए दिया है? तो 18,000 रुपए दिया है। तो बांटने के लिए कितना हजार आ जाएगा? 12,000 और 6,000। उसी को तो देना नहीं है, ये पुराना लाभ हानि का भाग है। तो कौन सा अनुपात में बांटा? तो पुराने 2:1 में। तो 18,000 को 2:1 में बांटोगे कितना आ जाएगा? 12,000, 6,000 आ जाएगा। फिर जमीन मकान की एंट्री हमने दे दी, यंत्र की हमने एंट्री दे दी, फिर स्टॉक 36,000 दिया है। स्टॉक की एंट्री दिया है? नहीं। स्टॉक हमारा क्या है? संपत्ति। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टॉक कितने रुपए दिया है? 36,000 रुपए दिया है। पता चला? उसके बाद देनदार दिया है, एंट्री दे दी। डूबत ऋण दिया है, तो डूबत ऋण की हमने यहाँ पे माइनस करके लिख दिया, मतलब एंट्री दे दी। अब दिया है विनियोग, विनियोग की एंट्री हमने कहीं दी है? नहीं। विनियोग अनामत की दी है, तो विनियोग की तो दी नहीं, तो यहाँ पे मैंने विनियोग की एंट्री लिख दिया। विनियोग हमारा संपत्ति है, इसलिए संपत्ति लेना में लिखा। विनियोग दिया कितना है? तो 8,000 दिया है, तो मैंने 8,000 लिख दिया। उसके बाद रोकड़ बैंक, तो रोकड़ बैंक क्या हमने लिख दिया। उसके बाद विज्ञापन अभियान खर्च, विज्ञापन अभियान खर्च ये किसने किया था? तो पुराने साझेदार का है, तो पुराने साझेदार ने किया है, तो उसका मुआवजा भुगेगा कौन? तो पुराने साझेदार भुगेंगे। ओके, खर्च जिन्होंने किया तो भुगतान भी वही करेंगे, इसलिए उसको क्या किया जाता है? साझेदार के बीच बांट दिया जाता है। कौन से अनुपात में बांट दिया जाता है? इस पुराने साझेदार को पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। और किस पक्ष में है? तो उधार पक्ष में, इसलिए साझेदार की पूंजी खाते के उधार पक्ष में मैंने लिखा विज्ञापन अभियान खर्च। विज्ञापन अभियान खर्च दिया कितना है? तो 6,000 दिया है, तो 6,000 को 2:1 में बांटोगे कितना आ जाएगा? तो 4,000 और 2,000, मैंने लिख दिया 4,000 और 2,000। ओके, देखो अभी हमने सभी समायोजन की एंट्री दे दी, सिंगल एंट्री दे दी। अब हमें टोटल करना है। एक बार आप सिंगल एंट्री देख लो, 1 मिनट वापस दे रहा हूं आपको। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, देख लीजिए। चलिए, आपको मैंने 1 मिनट दिया था, 1 मिनट के अंदर आपने देख लिए। अब हमको इसका क्या करना है? टोटल करना है। लास्ट स्टेप हमारा बचा टोटल का। तो सबसे पहले आप देखो इन दोनों में ज्यादा आपको क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले हम दोनों में खाता बंद करेंगे। यहाँ पे 17,000 है, यहाँ पे 9,500 है। 17,000 ज्यादा है, 9,500 ज्यादा है, तो 17,000 ज्यादा है ना। जब 17,000 ज्यादा है, जैसा हम 11th क्लास में खाता क्लोज करते थे उसी तरह हमको खाता क्लोज करना है। दोनों का टोटल सबसे ज्यादा 17,000 है, तो दोनों और मैंने क्या कर दिया? 17,000 लिख दिया। ओके, अब 17,000 में से हम क्या करेंगे? ये माइनस करेंगे, टोटल माइनस करेंगे। तो कितना टोटल है? 9,500 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? तो 7,500। तो 7,500 हमारा क्या हो जाएगा? तो देखो पहले मैं एक बात बता देता हूँ, ये हमारा लाभ है। लाभ में से इतना नुकसान माइनस करेंगे तो जो बचा हो हमारा क्या है? 17,000 लाभ हुआ है, उसमें से 9,500 नुकसान हुआ है, तो जो 7,500 बचा वो हमारा क्या बचा? लाभ बचा। इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि वितरण पात्र लाभ। क्या लिखेंगे? वितरण पात्र लाभ। ये लाभ किस किस को मिलेगा? तो ये लाभ पुराने साझेदार का है, तो पुराने साझेदार को मिलेगा। यहाँ पे पुराने साझेदार कौन है? आभा और मीना। तो ये पैसा मिलेगा किसको? आभा और मीना को मिलेगा। तो कौन सा अनुपात में मिलेगा? तो उनके पुराना अनुपात क्या है? 2:1। तो इसको हम 2:1 में बांटेंगे। 7,500 को 2:1 में बांटो तो 5,000 और 2,500। साझेदार का लाभ होता है तो कहां पे लिखे? साझेदार की पूंजी खाते के जमा पक्ष में। तो ये जो शेष हम यहाँ पे लेकर आ जाएंगे, और यहाँ पे मैंने लिखा कि ये कहां से शेष लिख रहा है? तो पुनः मूल्यांकन खाते से शेष लिख रहा है, इसलिए पुनः मूल्यांकन खाता। तो पुनः मूल्यांकन खाता में आभा में कितने लिखूंगा? 5,000 रुपए, और मीना में कितना लिखूंगा? 2,500 रुपए। आया समझ में? नए साझेदार को कुछ देना ही नहीं, इस साल कुछ देना ही नहीं। जो ये करे हिसाब करे क्या है? पुराना हिसाब है, पुराना हिसाब में पुराने साझेदार को मिलेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे? पुनः मूल्यांकन खाता हो गया। अब क्या करेंगे? साझेदार की पूंजी खाता बनाएंगे, टोटल करेंगे। तो चलो टोटल करते हैं। ओके, आभा की टोटल देखो और इसकी टोटल देखो, ज्यादा कौन है? तो
तो जमा वाला ज्यादा है तो जमा वाला टोटल करो। जमा वाला टोटल करने से आ रहा है 1,17,000। तो मैंने लिखा है 1,17,000। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। 1,17,000 आया। अब तो मैंने क्या किया, 1,17,000 आपका जमा में आ रहा है तो उधार में भी लिख दिया 1,17,000 रुपए। आया समझ में? अब 1,17,000 में से हम क्या करेंगे, 12,000 और 4,000 बचा, मतलब टोटल कितना है 12 और 4 कितना है 16,000। 1,17,000 में से 16,000 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, तो 1,01,000 बचा। 1,01,000 में क्या लिखेंगे यहाँ पे कि शेष आगे ले गए। क्या मैंने लिखा, शेष आगे ले गए। तो शेष आगे ले गए क्यों लिखा, क्योंकि आधा का पूंजी कितना था 1,17,000 रुपए, मतलब लाभ उसको हुआ था, लेकिन उसमें से उसने खर्च कितना कर लिया है, तो 16,000 खर्च कर लिया है, तो उसका बचा कितना भी 1,01,000 रुपए। तो आधा का भी बैलेंस कितना पड़ा है उसके पास, तो 1,01,000 रुपए पड़ा है। ओके, अब बीना का टोटल करते हैं। बीना का टोटल करने पर कितना आएगा, टोटल करो तो आ रहा है 78,500 आ रहा है। कितना आ रहा है टोटल, तो 78,500 आ रहा है। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा 78,500। 78,500 में से 8,000 माइनस करो तो बचा कितना, बचा कितना, तो 70,500 बच रहा है। तो इसको भी मैंने क्या किया, 78 में से 8,000 माइनस करेंगे 70,500, इसको भी मैंने क्या लिखा, शेष आगे लिखे। आया समझ में? अब दूसरी का टोटल करते हैं। तो दूसरी का यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे ज्यादा है, टोटल कितना आएगा 1,00,000। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी 1,00,000 लिख दिया। अब 1,00,000 में से कुछ माइनस करने के लिए है ही नहीं, तो उसका पूरा 1,00,000 का 1,00,000 पूरा का पूरा बचा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने 1,00,000 लिख दिया। ओके, अब ये उनका क्या बचा, तो पूंजी बचा। तो पूंजी कहाँ पे लिखा जाता है, तो पूंजी दायित्व के पक्ष में लिखा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा पूंजी खाता लिखा। और पूंजी किस किस का पूंजी है, अपनी नए आर्थिक इकाई में किस किस का पूंजी आएगा, आवा वाला तो पूरा नए साझेदार है, लेकिन जो रुस्सिल है नए साझेदार है, नए साझेदार का तो पूंजी आएगा वहां पे। तो मैंने लिखा आवा, बीना और रुस्सिल। नए साझेदार को लेना पड़ेगा ना, क्योंकि आर्थिक चिट्ठा हम क्या बना रहे हैं, पुनर्मूल्यांकन के बाद का आर्थिक चिट्ठा बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नए साझेदार को भी ले लेंगे। अब आभा का कितने रुपए था, तो 1,01,000 रुपए। बीना का कितना रुपए था, तो 70,500 रुपए। और रुस्सिल का कितना है, तो 1,00,000 रुपए। तो टोटल कितना हुआ, तो 2,71,500 रुपए। तो मैंने बाहर उसको ले लिया, मैंने अंदर लिखा सबकी पूंजी को टोटल किया, फिर बाहर ले लिया। कितने रुपए बाहर लिए, इसका टोटल कितना आया, तो 2,71,500 आ गए। तो हमने अभी कौन से खाता बंद कर दिए, पुनर्मूल्यांकन खाता बंद कर दिया, अब साझेदार की पूंजी खाता भी बंद कर दिया और उसका शेष भी लेकर चले गए। अब खाता नंबर तीसरा कौन सा है, रोकड़ खाता। अब रोकड़ हमारे पास ये सब आया है, गया तो कुछ है ही नहीं, तो रोकड़ का टोटल कर लेते हैं। तो 1,24,226 मतलब 1,26,000, मतलब हमारे पास 1,26,000 आया हुआ है, उसके बदले में कुछ गया हुआ है नहीं ना, तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया 1,26,000। अब उसमें से कुछ गया है नहीं, तो बचेगा कितना, पूरा बचेगा ना 1,26,000 का 1,26,000 बचेगा पूरा। जैसे ये टोटल करते तो उसमें से माइनस करते थे, जो बचता था लिखते थे। तो 1,26,000 में कुछ माइनस करने के है ही नहीं, कुछ पैसा गया ही नहीं, तो बचा कितना पूरा का पूरा 1,26,000 बचा। तो 1,26,000 के आगे यहाँ पे भी मैंने लिख दिया शेष आगे ले गए। और ये शेष हम कहाँ पे लेकर आएंगे, राइट, संपत्ति लेना पक्ष में। संपत्ति है ना, तो संपत्ति लेना पक्ष में शेष कहाँ पे लेकर आएंगे, संपत्ति लेना पक्ष में। तो यहाँ पे मैंने लिखा रोकड़ खाता, कितने रुपए रोकड़, तो 1,26,000 रुपए। ओके,
तो यहाँ पे भी टोटल करने पर 3,12,600 आ रहा है। यदि दोनों का आंसर सेम नहीं आया, आठवीं चीज का आंसर सेम नहीं आया, तो मींस ये मान लेना कि ये सवाल गलत है। यदि आपके आंसर आ जाता है तो राइट होने की संभावना है, ऐसा नहीं बोला पूरा ही राइट है, राइट होने की संभावना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ आंसर के कारण हमारा टोटल तो आ जाता है लेकिन अंदर की फॉर्मेट भी गलत हो सकते हैं। ओके, सो यदि आंसर यहाँ पे नहीं आया तो आप मान लेना गलत है, और आंसर आया तो राइट हो सकता है। ओके, आप ये क्वेश्चन पूरा वीडियो देखना, ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 लेके कल ही नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। ओके, तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद।